स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा यानी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 12। तो दोस्तों इसके पहले हमने आवेश के बारे में समझ लिया था। कहाँ से समझा था? हमने समझा था विद्युत चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमने वहाँ पे समझने की कोशिश की थी विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है और उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम समझ रहे थे। तभी वहाँ पर एक शब्द आया आवेश। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत आवेश की प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया था विद्युत आवेश। तो आवेश क्या होता है, इसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा समझ लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमने समझा था आवेश के बारे में और हमने आवेश के बारे में पूरा कंप्लीट समझ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत आवेश की प्रवाह की समय दर को हम एक एक वर्ड को समझने वाले हैं। विद्युत धारा, विद्युत आवेश। आवेश के बारे में हमने समझ लिया था कि एक कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, अमुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं हमारे प्रकृति में, ठीक है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बारे में जान लिया था, इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं वो सब जान लिया था। तो जो आवेश है ना, उसके प्रवाह यानी प्रवाह, देखिए प्रवाह मतलब बहाव। अगर हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो वो ये नहीं होगा कि हम बॉल को फेंक रहे हैं तो वो प्रवाह होगा। जहाँ पे नदी हो गया, नदी का प्रवाह होगा कि वह बह रहा है, वहां पर प्रवाह बनेगा, ठीक है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह यानी जब विद्युत आवेश बहेगा तो उसकी समय दर को, अब देखिए आप यहाँ पर समय दर भी लिख सकते हैं और दर भी लिख सकते हैं। दर का मतलब होता है 1 सेकेंड में, या 1 सेकेंड है तो कि कितना समय लगा उसमें, उस आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लगा, या एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में, प्रवाह होकर पहुंचने में कितना समय लगा, उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं आप ये समझ गए हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। कैपिटल आई रहे या स्मॉल आई रहे, दोनों से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इसका तो सूत्र क्या बनेगा? हम विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, ठीक है। तो हमने कहा विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा होता है आवेश प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की समय दर। तो आवेश क्या होता है, हमारा क्यों होता है, हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। तो आवेश क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, प्रवाह की दर। ये बात समझ लीजिए, परिभाषा में कहीं भी दर समय आए, समय होगा। दर शब्द आ जाए तो वहां पर समय होगा। और अगर समय होगा तो एक बात और जान लीजिए, समय रहेगा तो बटे में ही रहेगा, हमेशा वह हर में रहेगा, भिन्न में हर में रहेगा, अंश में नहीं रहेगा। तो आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई लिख दिया हमने, विद्युत धारा को आई लिखा। आई बराबर क्या होगा, किसको प्रवाहित कर रहा, हमने जान लिया समय को हम हमेशा बट्टे में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। तो हर में हमने लिख दिया। किसको प्रवाहित कर रहा है? आवेश को प्रवाहित कर रहा है। आवेश क्या होता है, क्यों होता है। तो हम इसका सूत्र क्या आ गया, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। अगर आपको परिभाषा याद है तो आप सूत्र लिख ले जाएंगे, और आपको सूत्र याद है तो परिभाषा लिख ले जाएंगे, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। अब दोस्तों इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसकी मात्रक की बात अगर देखें तो हमने आवेश की मात्रक के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। उसमें जो जो इकाइयां जुड़ी हुई हैं या फिर जो जो यूनिट्स जुड़े हुई हैं उनमें से हम निकाल सकते हैं मात्रक, उनको जोड़कर बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, आवेश में, विद्युत धारा में क्या है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। और क्यू का मात्रक होता है कूलाम, यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और समय का मात्रक होता है समय, यानी स्मॉल एस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बराबर होता है कूलाम सी, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और समय का मात्रक होता है, यानी टी का मात्रक होता है सेकेंड। हम यहाँ पर एसआई मात्रक की बात करें तो समय में हमेशा एसआई मात्रक सेकेंड होता है। और एक बात और, अगर आप इस तरह विद्युत धारा कहीं भी सवाल लगा रहे हैं और समय मिनट में या घंटे में दिया गया है तो आपको पहले उसे जो है सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना होगा। सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद ही आप सवाल को सॉल्व करें, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो हमने क्या समझ लिया, टी बराबर, टी क्या है, सेकंड होता है, इसके छोटे एस से प्रदर्शित करते हैं। तो आई का मात्रक, आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी, और इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। आई बराबर क्यू कूलाम प्रति सेकंड। अगर आप कहीं भी आंसर लिख देते हैं तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसका मात्रक होता है एम्पियर। ऐसा इसलिए होता है कि आवेश क्या है ना, आवेश का मात्रक जो कि कूलाम रखा गया है, वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। इस चैप्टर में समझ लीजिए जो भी मात्रक, लगभग सभी मात्रक जो हैं वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही रखे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आद्रे मेरी एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उनके नाम पर इसका मात्रक पड़ गया, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम बटे प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम बटे सेकंड, लेकिन इसका एसआई मात्रक है एम्पियर, ठीक है।
आप इसको याद रखिए, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा। विद्युत धारा की दिशा होती है, प्रवाह की दिशा होती है। अब वो किस दिशा में बहती है? अब दिशा मतलब यहाँ से इस प्रकार से है कि अगर हम कोई बैटरी देखें या कोई भी विद्युत का सेल वन हो गया या कुछ भी देखिए जो विद्युत का चालक करता हो या फिर कहने मतलब उसकी काम करता हूँ, मतलब विद्युत के लिए काम करता हूँ। जैसे कि अगर बैटरी हो गया तो उसके क्या एक प्रकार का एक विद्युत ही तो हुआ, तो वहां पर प्लस या माइनस होता है, दो टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस। तो आवेश देखिए दोनों तरफ, अगर दोनों चार, अगर एक परिपथ हम बनाए यहाँ पर अगर हमने एक बैटरी जोड़ दिया, ऐसे सेल जोड़ दिया और यहाँ से परिपथ बनाए और यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया और यहाँ पर हमने कुंजी लगा दी, ठीक है। कुंजी लगातार लगभग इसी तरह होती है और बीच में बिंदु होगा तो समझ लिए बंद है। अभी हम परिपथ के बारे में समझेंगे। और हमने इसे बंद कर दिया तब तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको बंद कर दें तो नहीं जलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कुंजी लगाए कि ना, हम कुंजी पूरा मुक्त रखते हैं, डायरेक्ट है। तो अगर हम मान लेते हैं आवेश प्रवाह की दिशा जो है प्लस से है, हालांकि प्लस से होता है, अगर प्लस से है तो अगर हम माइनस को यहां से ना जोड़ें, प्लस का जोड़ दें, आवेश प्रवाहित होने लगा, तब बल्ब क्यों नहीं जलता? तब जब तक दोनों टर्मिनल में तार नहीं लगाएंगे हम, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं चलता। ऐसा क्यों? देखिए इसका कारण यह है कि इसकी जो दिशा होती है ना प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। और अगर हमने इसको मैंने यहाँ पर एक बैटरी बनाया, देखिए इस बैटरी में क्या है, ऊपर प्लस टर्म जुड़ा है और बल्ब यहाँ पर मान लीजिए जल रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज माइनस का, तो बैटरी में जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो चार्ज भरे हुए हैं वो भी प्लस में है, भरे हुए हैं, आप इस तरह समझ लें। तो वो प्लस की दिशा से निकलते हैं, माइनस की ओर चले जाते हैं, वहां से प्लस से निकलेंगे, ऐसे पूरा फुल चार्ज रहेंगे, प्लस में रहेंगे, ठीक है। मतलब उनके पास ऊर्जा रहेगी, वो यहाँ पर आएंगे, इसकी बैटरी से बल्ब से जो है उनके अपनी ऊर्जा को व्यय करेंगे, खर्च हो जाएगा, तो वो माइनस में वापस चले जाएंगे। लेकिन कारण इसका इस तरह से है कि प्लस से निकलते हैं माइनस से जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज। उसके बाद हमने पिछले वीडियो, आवेश वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि यदि हम प्लस प्लस चार्ज को आपस में लाते हैं तो आकर्षण बल लगता है, और विभिन्न यानी माइनस माइनस या प्लस प्लस को लाते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है। यानी अगर प्लस और माइनस अलग अलग है और उनको पास लाते हैं तो हमारा होगा आकर्षण। लेकिन अगर यही प्लस है और यहाँ प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, तब उनको लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इधर फिर माइनस है, इधर भी माइनस है, उनको पास लाएंगे तो फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा, वह दूर हट जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज होता है तो वो प्लस चार्ज की ओर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यों होता है और यहाँ पर माइनस क्यों होता है। देखिए बैटरी में ज्यादा से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, हम जानते हैं बैटरी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो इधर जो है प्लस वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इधर में माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। ये बात नहीं है कि यहाँ पर जो है माइनस नहीं होते, बीच में माइनस होते हैं लेकिन कम मात्रा में, इधर प्लस भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। अगर यहाँ पर 10 हैं, 10 प्लस है तो 2 माइनस ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए वो प्लस की ओर आकर्षित होते हैं और उस तरफ से जब इनका प्रवाह ये एक रास्ता बन जाता है, परिपथ बन जाता है, पथ बन जाता है, तो वहां से वो गति करते हैं। और इधर से जब ये आकर्षित होंगे माइनस वाले प्लस की ओर तो इधर जाएंगे, और इधर माइनस है, इस साइड में माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, वो उधर उसको ढकेलेंगे और इधर प्लस चार्ज है इसको इधर खींच लेगा, यहाँ तक आएंगे, उपयोग होगा। तभी यहाँ पर ये जो है माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस होके आ गए थे, यहाँ से ये दोबारा एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि प्लस और माइनस की ओर से इनका प्रवाह की दिशा होती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब यह ऐसा बन गया है, अब इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि पहले प्लस से माइनस बता दिया गया था, तो बाद में इन्हें पता चला कि नहीं ये माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, लेकिन अब ये बन गया तो यही लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 1 एम्पीयर धारा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर जगह थोड़ा सा बना लेता हूँ। 1 एम्पीयर धारा किसे कहते हैं। अब देखिए एम्पियर यहाँ पर क्या है, एम्पियर क्या है, यहाँ पर हमारा मात्रक है इसका, ठीक है। एम्पियर इसका मात्रक है, इसका धारा का। तो 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर यानी 1 आई में कितना, आई का मात्रक ही तो एम्पियर है, तो 1 एम्पियर में कितना
क्या होता है, 1 एम्पियर में 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं, यानी अगर किसी विद्युत धारा में रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। यदि हम कहें कि प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यदि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है तो या आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। कैसे, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो 1 से 1 कट जाएगा, मतलब 1 ही आ जाएगा ना। तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में या प्रति सेकेंड में 1 एम्पियर 1 कूलाम धारा 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में कुल धारा 1 एम्पियर होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं कि 1 प्रति सेकेंड 1 थे, देखिए नीचे है ना, तो प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, ये इतने से सीमित नहीं है, आप इसका सेंटेंस पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है विद्युत धारा को मापने के लिए यंत्र। विद्युत धारा को मापने के लिए हम अगर किसी परिपथ में मापना है कि परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम उसको कैसे मापेंगे, तो उसे हम एमीटर के द्वारा मापेंगे। एमीटर एक यंत्र होता है जिसकी फोटो आप तस्वीर वीडियो में देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से होता है, एक तरफ उसमें प्लस होता है, जो रेड कलर का है प्लस होता है और जो ब्लैक कलर का है वो माइनस का होता है। वहां से आप तार जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। श्रेणी क्रम क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे, आगे इस चैप्टर में आगे जाकर हम समझ जाएंगे, ठीक है, कि श्रेणी क्रम क्या होता है। और यहाँ पर समझ लीजिए एमीटर को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, वैसे इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एमीटर को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिसमें एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, और इसको भी हम जो है बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से प्लस वाले को प्लस वाले में कनेक्ट करेंगे और माइनस वाले को माइनस में जोड़ेंगे, ठीक है। अब वो श्रेणी क्रम जो हम पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। इतना जान लीजिए कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है एमीटर और इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसके आगे विभव और विभवांतर के बारे में। तो विभव विभवांतर को देखने से पहले, उसको समझने से पहले जो हमने अभी पढ़ा विद्युत धारा के बारे में, उससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं जो कि हमारे पेज नंबर 222 पर क्वेश्चन नंबर 3 में वही नीचे बॉक्स में दिया गया है। उसके साथ एक और प्रश्न है, 1 एम्पियर धारा नहीं 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके बारे में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10 की पावर 18 होते हैं कूलाम। तो हमने पिछले वीडियो में उसको सीख लिया था, तो मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको हल करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए पहले कोई भी प्रश्न आप विद्युत धारा में पढ़ते हैं या फिर प्रकाश वाले चैप्टर में, दोनों यूनिट्स में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वहां पर देखिए कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद देखिए मुझे क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हमें पता है अभी यहाँ पर हमें धारा संबंधित क्वेश्चन है, तो हमें जानते हैं 3 चीज मिलेंगे, I, Q, T, ठीक है। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब के तंतु, यानी अगर हम कोई विद्युत बल्ब बनाए यहाँ पर कोई बल्ब, तो इसमें जो तंतु होता है जैसे टंगस्टन का, उसका तंतु जो है ना वो 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 0.5 एम्पियर विद्युत धारा जो है, यानी क्या है एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि आई का मात्रक हमने एम्पियर समझा था ना, तो यहाँ पर बता भी रहा है विद्युत धारा एम्पियर विद्युत धारा आई बराबर कितना होता है 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर लेता है, 10 मिनट में प्रवाहित होती है। ये जो है 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट में प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमें टी दे दिया गया है 10 मिनट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो टाइम को जो है मिनट में या आवर में ना रखें, मिनट में या आवर में ना रखें, आप उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 60 × 10 बराबर 600 सेकेंड्स। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 600 सेकेंड्स, ठीक है।
अब हमें 600 को अपने काम में लेंगे, क्योंकि भाई 10 मिनट जो है हमारे कोई काम का नहीं है, बस हमें उससे कन्वर्ट करना है सेकंड में। ठीक है, यही होता है, प्रश्न में घुमा देता है हम लोग को। अब यहीं पर आप अगर जल्दी जल्दी में सवाल लगाते तो 10 मिनट आप फटाक से रख देते आंसर क्वेश्चन में, और गलत हो जाता सूत्र में रख देते। तो अब हम देखते हैं, अब दो चीज पूछ लिया है, आप पूछेगा क्या, देखिए विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश, उस परिपथ में आवेश कितना प्रवाहित होगा, यानी Q बराबर में बताना है। ठीक है, तो पहले सूत्र देख लेते हैं, I बराबर होता है Q अपॉन में T। ठीक है, तो इसमें रखते हैं तो हमें Q पता है, ये हमारा सूत्र है, और इसमें हमें Q पता है, Q नहीं पता है। ठीक है, तो अगर हमें Q निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं I इंटू में T है। तो Q बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से हमारा Q बराबर हो जाएगा, I का मान है हमारा 0.5 एम्पियर ना लिखें ठीक ही रहेगा। ठीक है, 0.5 और यहाँ से इंटू होगा 600 सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर 300 और इसका कूलाम आवेश प्रवाहित होगा 10 मिनट में। अगर वो 0.5 एम्पियर धारा लेता है तो जो है 10 मिनट में 300 कूलाम उस परिपथ में प्रवाहित होगा। ये क्वेश्चन था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 222 पर है ये क्वेश्चन। तो अब आइए आगे समझते हैं। उसके पहले विद्युत विभवांतर के पहले हम समझ लेते हैं परिपथ के बारे में, क्योंकि परिपथ हम कई बार सुन चुके, यहाँ पर भी आया है, तो परिपथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद होता है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। सबसे पहले आप समझिए परिपथ है यानी वहां पर कोई पथ है, और किसके लिए, विद्युत के लिए। ठीक है, अब एक बार एक ही लाइन का है, समझ लीजिए, किसी विद्युत धारा के सतत बंद, किसी विद्युत धारा, कोई विद्युत धारा उसके सतत यानी लगातार बंद पथ को, यानी कहीं से भी टूटा ना हो, खुला ना हो, उसके बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। वह पथ जो सतत बंद हो, सतत तथा बंद, वह लगातार चले, वहां पर कोई भी रुकावट ना हो। रुकावट कहने मतलब कहीं खत्म ना हो, टूटने पर। अगर वो टूटा है तो वह परिपथ नहीं कहलाएगा, वह बंद है तभी वह परिपथ कहलाएगा। अब देखिए, अभी तो आप अवयवों के बारे में नहीं जानते हैं, और उसके बाद हम वही समझेंगे, उसके बाद हम आगे टॉपिक से जाएंगे, नहीं तो आप परिपथ बनाना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक विद्युत परिपथ है, तो इसको आप देख लीजिए। और विद्युत आवेश बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पर एक फोटो देखिए, आपकी किताब में भी है, वह एक सारणी बना हुआ है कि हम बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, कुंजी को कैसे दर्शाते हैं, फिर वहां पर बैटरी को कैसे दर्शाते हैं, या एक सेल हो गया तो उसको कैसे दर्शाते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर बल्ब दर्शाना है तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। बल्ब हो गया तो आप इसको ऐसे करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कुंजी हो गया तो कुंजी देखिए दोस्तों, एक ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, तो ये खुला हो गया। ठीक है, और एक ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर दें और यहाँ पर मिला दें, ये बंद हो गया, ये खुला हो गया। ठीक है, और अभी तो कुंजी इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे होगा। ठीक है, और ये खुला हुआ है, जैसे बीच में बिंदी लगा देंगे, ये बंद हो गया परिपथ, ये बंद, ये मतलब ये ऑन हो गया, यानी बंद परिपथ। अच्छा देखिए, हम अपने घर में क्या कहते हैं, अगर हमें मान लीजिए पंखा चल रहा है, अगर कहना है पंखे को बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, तो आप कहेंगे बंद कर दो, स्विच बंद कर दो। लेकिन वो स्विच बंद नहीं, वो स्विच हम खोलते हैं, उसको खुला छोड़ देते, खोल देते हैं। अगर ऐसे है, ऐसे तो रहता है हमारे घरों का स्विच ऐसे, तो हम कहते हैं बंद कर देने के लिए। तो देखिए ये होता है बंद। ठीक है, ये होता है बंद, और आप कहेंगे कि बंद कर देने के लिए, तो मतलब ये बंद हो गया। और खुला हुआ है तो कहेंगे चालू कर देंगे, तो वह दूसरी है, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहता है बंद करने के लिए, तो बंद का मतलब होता है ऑन करना। तो यहाँ पर यह है ऑन, और अगर यहीं पर इस तरह से बना हुआ है तो यह है ऑफ। ठीक है, और यह भी है ऑफ, और यह है ऑन। ठीक है, तो इस तरह से कुंजी होता है, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और भी होता है, जैसे सेल हो गया, जिसे विद्युत सेल भी कहते हैं। तो विद्युत सेल कैसे होगा, ऐसे एक बड़ा डंडी होगा जो कि प्लस साइड का होगा, और एक छोटा डंडी होगा जो कि माइनस का होगा। अगर हम बैटरी की बात करें तो एक बड़ा लगाएंगे, फिर छोटा लगाएंगे, फिर बड़ा लगाएंगे, फिर छोटा लगाएंगे, फिर बड़ा, फिर छोटा,
छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इसको ऐसे खींचेंगे। याद रहे छोटे वाले को माइनस और बड़े वाले को प्लस कहते हैं। तो एक सिरे पे अगर प्लस है तो दूसरे सिरे में माइनस होना चाहिए। ये सेल है। देखिए हमने देखा कि यहाँ पर अगर एक प्लस एक माइनस, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी है तो सेल हो गया। यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 सेल जुड़ गए हैं। 4 सेल जुड़ करके एक बैटरी बनाए हैं। ठीक है, तो कई सेल अगर जुड़ जाते हैं तो बैटरी बन जाता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ तो बैटरी था, अगर हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हमारा ओम्स लॉ है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस परिपथ को मिटाता हूं मैं थोड़ा बहुत और आपको बता देता हूं कुछ है तो। देखिए और होता है, एक होता है धारावाही प्रतिरोध या जो प्रतिरोध को नियंत्रित करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर धारावाही प्रतिरोध या कुछ होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक इसी तरह होगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें एक ऐसा एरो लगा दिया जाता है। तो ये हो गया धारा या धारा नियंत्रक प्रतिरोध। ठीक है, वहां पर धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, धारा नियंत्रित प्रतिरोध, धारा नियंत्रित प्रतिरोध। अगर यहां पर हम बात करें तार क्रॉसिंग, नहीं तार को जोड़ने का, तार को जोड़ने का, हम तार क्या करते हैं एकदम ऐंठ देते हैं, दोनों तार लिए मिला के पूरा ऐंठ के खत्म। लेकिन यहां पर जो है तार को जो जोड़ा जाता है तार संधि कहते हैं, तार संधि। तो यहां पर क्या करेंगे, एक तार ऐसे लाएंगे और एक तार ऐसे लाएंगे, यहां पर ऐसे पॉइंट बना देंगे। तो ये हो गया हमारा तार संधि। अगर यहीं पर हम बात करें तार क्रॉसिंग की, यानी कि तार क्रॉसिंग का मतलब ये है कि अगर कोई दो तार हैं तो वो आपस में जुड़े ना। अभी तो हमारे यहाँ पर जो लगा रहता है क्या है, रबड़ लगा रहते हैं, तो ऊपर ऐसे दो आ भी जाते हैं तार ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो तार हमें, वो तो हम बना देंगे रबड़ वाला है, लेकिन बुक में हम कैसे बनाएंगे, कोई तार है ऐसे लगा हुआ है और एक तार उसके ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसमें हम कैसे दिखाएंगे कि जो है तार वो उसके ऊपर से जा रहा है, उसके ऊपर से जंप करके जा रहा है, वो कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए उसको दर्शाने के लिए क्या करना रहता है, एक ऐसे तार ले जाएंगे और एक ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे जंप करा देंगे। तो ये हो गया तार क्रॉसिंग। थोड़ा सा सही से बना दो। देखिए यहाँ पर एक तार ऐसे बनाएंगे और यहां से लाएंगे और यहां से इसको जंप करेंगे। तो ये हो गया तार क्रॉसिंग। और तो लगभग कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। कुल मिला के 8 हो गए हैं, एक दो और छूटा होगा तो होगा। और तो सारे आप देख लीजिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको यहीं पर। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर समझने से पहले आप एक बात समझिए, आपके घर में टंकी लगा होगा, कौन सा टंकी, टोटी वाला टंकी, पानी वाला। नहीं लगा है किसी घर पे लगा होगा, आप स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पर लगा होगा, मतलब देखा है कुल मिला जुलकर। तो क्या है वहां पर वो उतना ऊपर अगर रखा हुआ है टंकी और वहां से नीचे पानी टैप में आ रहा है टोटी में, तो क्या कारण है उसका, दबाव तो है इसका कारण, दाब तो है, ऊपर से दाब पड़ रहा है तभी तो उसका आ रहा है। एक मिनट में इसको मिटाता हूँ। तो यहाँ पर जब दाब पड़ेगा तभी तो वो नीचे आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर कोई चीज वो ऊपर से दाब, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो वो नीचे आएगा ही आएगा। फिर ऊपर ज्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर एक टैंक बना रहे हैं ऐसे, यहाँ से हमने इसको पाइप निकाल दिया, ठीक है, और यहां से हमने ये टैंक बना दिया। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये नीचे की तरफ यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो अब ये पूरा भरा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ नीचे की तरफ दबाव बन रहा है। यहाँ पर कोई छत लगाकर इस पे रोका गया, यहाँ पर नीचे की तरफ ये फोर्स लगाएंगे जाने के लिए। अभी क्या है, यहाँ पर टैप बंद है तो वह यहाँ तक आकर रुक गई है, पूरा पाइप भरा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर टैप खोल देंगे, ऊपर का सारा पानी नीचे आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, और फिर और भी कारण होते हैं, दबाव दाब होता है कारण उसका। तो फिर यहाँ से क्या होता है, पानी का बहाव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर होता है तो धारा कैसे प्रवाहित होता है,
अगर इसमें हम बात करें तो इस तरह से तो ये प्रवाहित हो रहा है, लेकिन धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है? यहाँ पर तो दबाव है, दाब है, लेकिन वहां धारा में क्या दाब लगाएंगे हम? देखिए यहाँ पर मैं एक, देखिए ये एक हमारे पास समझ लीजिए डिब्बा हो गया, और एक डिब्बा हमने और बनाया, इन दोनों को नीचे से हमने जोड़ दिया, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ इस उस वाले जार में यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है, यहां तक भरा हुआ है। देखिए अगर हम इसमें डालेंगे तो इसमें तो जाहिर सी बात है पाइप के बराबर आ ही जाएगा। अगर हम क्या करें, यहां पर पिस्टन लगा करके दाब लगाएं, दबाएं ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होगा? तब तो ये पानी यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा ना। ये पानी यहां से दबाएंगे तो इस पाइप के जरिए दाब के कारण यहां से ऊपर आ जाएगा ना, दाब के कारण। तो देखिए यहां से दबाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस, बैटरी में प्लस वाली डंडी को प्लस, इसलिए यहां से इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पर बढ़ जाता है और यहाँ पर माइनस रहता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कम होते हैं, ठीक है, तो ये प्लस माइनस ना समझिए, ठीक है। तो दाब लगाने से यहां तक ऊपर आ गया, तो क्या विद्युत धारा में भी दाब होता है? अब देखिए यहाँ पर एक चीज कंक्लूजन यहाँ पर निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो आपको पानी को यहाँ से यहाँ, यानी इसमें से इस डिब्बे में लाने में, कंटेनर में लाने में आपने क्या किया? बल लगाया ना। तो बल लगाया तो आपने क्या किया? वहां पर बल लगाया तो क्या हुआ? कार्य हुआ। क्या हुआ? W। किसको विस्थापित किया? पानी को। पानी को तो विस्थापित किया, तो यहां पर क्या हो गया? कार्य कर रहे हैं तब वहां पर वो हो रहा है, पानी जो है एक टैंक से दूसरे टैंक में जा रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर यहां पर आवेश भरे हों तो क्या होगा? यदि एक कूलाम आवेश को, पानी से समझिए, यदि 1 लीटर पानी को एक टैंक से दूसरे टैंक में ले जाने में अगर कार्य किया जा रहा है, मान लीजिए कार्य का मात्रक जूल होता है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, तो अगर 1 जूल या 2 जूल, जो भी जूल है, वह कार्य किया जा रहा है एक कूलाम आवेश को या 1 लीटर पानी को या 10 लीटर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में इतना कार्य किया जा रहा है, जितना कार्य किया जा रहा है उसी के अनुपात को हम विभव कहते हैं। विभव नहीं, विभवांतर कहते हैं। देखिए विभव विभवांतर 2 शब्द होते हैं। क्या होता है? विभव, और एक होता है विभवांतर। तो देखिए दोनों है तो सेम, एक सेंटेंस का, परिभाषा में सिर्फ एक सेंटेंस का फर्क है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं है। एक, अब यहां पर समझेंगे क्या होता है, मतलब आगे की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोलने जा रहा था तो कोई क्या फायदा, अभी आपने समझा ही नहीं है जब। तो यहां पर मात्रक भी वही है, सूत्र भी वही है, बस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। विभव में क्या होगा कि किसी एक कूलाम आवेश, किसी भी एक कूलाम आवेश को, हम यहाँ पर लिखते हैं किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक, यहां मान लेते हैं अनंत, 3 डॉट से अनंत को दर्शाते हैं। तो एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए ये बिंदु को मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, किसी बिंदु को लाने में, यहां पर किसको लाया जा रहा है? आवेश को लाया जा रहा है, और लाने में क्या किया गया? कार्य किया गया। ये समझिए, और लाने में क्या किया गया? कार्य किया गया। तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है विभव। लेकिन यहां पर कहेंगे जब हम किसी धनात्मक या फिर जब हम किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विभव। किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, या फिर कह सकते हैं अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और किसी एक बिंदु से, एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक या किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभव विभवांतर में अनंत और किसी निश्चित दूरी का
बात है कि उसे विभव में अनंत से लाया जाता है, और विभवांतर में पता है कि यह दूरी कितना है या कहाँ से लाया जा रहा है। अनंत नहीं, अनंत का मतलब कुछ ना पता हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है विभव का मतलब। हम यहाँ पर मैं परिभाषा लिख देता हूँ, फिर मैं आपको परिभाषा विभव का क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि एकांक आवेश को, किसी एक आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कहलाता है विभव। समझिएगा कि एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किसको? एकांक आवेश को। अब सूत्र देखिए हम बना रहे हैं। एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य बराबर होता है W। यह बराबर होगा विभव के, और विभव को हम प्रदर्शित करते हैं V से। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए यहीं पर इससे रिलेटेड करता है विभवांतर, और विभव हमें कभी नहीं पूछेगा हमारे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे जो हो, विभव नहीं पूछेगा, विभवांतर ही पूछेगा। अब विभवांतर क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, कोई विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस आवेश को ले जाने में, या एकांक आवेश को ले जाने में किया जाने वाला कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तो एकांक आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को, यहां पर आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, एक बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाने वाला कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तो यहां पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य ही विभवांतर कहलाता है। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। अंतर सिर्फ अनंत और दो बिंदुओं के बीच की ही दूरी का अंतर है, बस आप इतना समझिए। और अब आपको मैं बता रहा हूं, विभव पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, विभव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है केवल विभवांतर। और विभवांतर का सूत्र क्या होगा? इसे हम प्रदर्शित करते हैं V से, तो V बराबर होता है हमारा W/Q। और मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है, W का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो गया? जूल बटे कूलाम, ठीक है, समझिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में सभी जो भी कुछ है, सबका मात्रक जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। तो यहाँ पर भी एक वैज्ञानिक है अलेक्जेंड्रा बोल्टा है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, और इसका मात्रक है वोल्ट। क्या है? वोल्ट, ठीक है। SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। V बराबर J/C बराबर वोल्ट। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसा कि हमने इसके पहले किया था आवेश में, कि एक कूलाम 1 एम्पीयर धारा से आप क्या समझते हैं। तो वैसे यहाँ पर है एक कूलाम एक विभवांतर 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं, हमें सूत्र क्या है? V बराबर W/Q, जहां से V बराबर होता है वोल्ट, W बराबर होता है जूल, और Q बराबर होता है आवेश को। एक कूलाम आवेश को, जब हम एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया जाए, एकांक आवेश को या एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य 1 जूल हो, तो वोल्ट का मान होगा, विभवांतर का मान होगा 1 वोल्ट। समझ गए? आपको ये सेंटेंस लिखना है कि एकांक आवेश को या एक आवेश को, एक कूलाम आवेश को, अब देखिए लिखिए, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य यदि 1 जूल हो, तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 1 हो जाता है, तो 1 से 1 बराबर 1 आ जा रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, तो यही आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी दिया गया है हमारे एनसीईआरटी किताब में,
यही विभवांतर पढ़ने के बाद जस्ट दिया गया है, नहीं दिया गया है तो एक थ्योरी में ही दिया गया है और ये पूछ सकता है। 95% चांसेस होते हैं पूछ लेने की। क्या कह सकते हैं, एक बार फिर से सुनिए। एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य 1 वोल्ट। यह किया जाने वाला कार्य 1 जूल हो। एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य यदि 1 जूल हो तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। बस इतना आपको लिखना है और ये लिख लेना है, क्या लिख लेना है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम आवेश। ठीक है, 1 कूलाम आवेश। ठीक है, ये आपको लिख लेना है और जो मैंने बोला भी उसको लिख लेना है। तो विभव विभवांतर में आप समझ गए, विभव में पढ़ना नहीं है, सिर्फ विभवांतर पढ़ना है। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन इस पर। 20 वोल्ट विभवांतर की 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान दे दिया। विभवांतर देखिए बैटरी से लिया जाएगा, तो 20 वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट विभवांतर है के 2 बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को ले जाना है। 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जा रहा है, देखिए क्या दिया है, विभवांतर दिया है, V बराबर दिया है 20 वोल्ट। ठीक है, यहां पर आप स्टार्ट लीजिए वोल्ट। ठीक है, कूलाम आवेश को ले जाने में किया जाने वाला कार्य, आवेश दिया गया है यानी I दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्यों बराबर होता है 5 कूलाम दिया गया है। ठीक है, हमें निकालना है W कितना होगा, हमें सूत्र पता है V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन में Q। ठीक है, तो V का मान हमें पता है 20 वोल्ट, V का मान हमें पता है 20 वोल्ट बराबर है, W का मान हमें निकालना है तो W लिख देंगे हम। 5 कूलाम आवेश दिया गया है तो W बराबर हमारा जाएगा 5 20 पंचे 100। W का मान होता है, मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पर इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, सीधा सा प्रश्न है, मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए एक चालक में होकर 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ये उदाहरण से सवाल है दोस्तों, इसके पहले वाला भी उदाहरण में ही था। एक चालक में होकर देखिए चालक में होकर कितना कूलाम आवेश जा रहा है, 0.5 कूलाम आवेश क्या दिया गया है, आवेश दिया गया। क्यों बराबर दिया गया है 0.5 कूलाम, 0.5 कूलाम दिया गया है आवेश। ठीक है, कूलाम आवेश प्रवाहित होता है होने में 3 जूल ऊर्जा यानी W/3 जूल, 3 जूल ऊर्जा व्यय होती है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, V बराबर ज्ञात करना है। ये तो सीधा सा प्रश्न हो गया, V बराबर होता है W अपॉन में Q। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, V निकालना है, W का मान है 3 जूल और इसका मान है 0.5 जूल। इसको हम पॉइंट बढ़ा देते हैं, V बराबर यहाँ से काटा यहाँ से लगा दिया तो V बराबर हो जाएगा 30/5 हो जाएगा और V बराबर आ जाएगा 6 जूल। ठीक है, V बराबर कूलाम पासिंग होता है वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो हमारा जाएगा 6 जूल आ जाएगा, वोल्ट विभवांतर रहेगा। एक और प्रश्न है हमारे पास, वो भी उदाहरण में दिया गया, ये भी छोटा सा प्रश्न है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम, यहाँ पर समझिए, मैं इसको 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश, 6 वोल्ट बैटरी यानी 6 वोल्ट, मात्रक से पहचान नहीं है, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट का क्या होता है, किसका मात्रक है, विभवांतर का। तो V बराबर हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश यानी Q बराबर दिया गया है 1। हर एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, कितनी ऊर्जा दी जाए, तो इसे कितनी ऊर्जा दी जाए तो हमें W बराबर निकालना है फिर से। तो फिर से हमें V बराबर W अपॉन Q में सूत्र पता है, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं V बराबर 6 है, W निकालना है, Q में दिया गया है 1, तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा 6, यहाँ से पूरा करा देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा जूल हो जाएगा। देखिए मात्रक जरूर लिखिए कि कौन सा मात्रक है, 6 जूल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने पूरा विभव विभवांतर समाप्त कर लिया है।
ठीक है, विभव विभाग तक समाप्त कर लिया है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे प्रश्न बुक में दिया गया है उदाहरण वो हमने कर लिया है और जो अभ्यास में दिया होगा वो हम लास्ट में अभ्यास में ही करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो अच्छे से समझ में आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिए कि आपको सब कुछ अच्छा लगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया और सभी प्रश्न आपके मुझसे पहले लग गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब अगले वीडियो में हम ओम का नियम पढ़ेंगे। इसका बाद अगला टॉपिक ओम का नियम है, तो ओम के नियम को हम समझेंगे। तो ओम नमः शिवाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।